राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम शुरू करते हैं बात वहां से जहां प्रत्येक भारतवासी ध्यान देना चाहता है, जानना और समझना चाहता है, और वो है लोकतंत्र, आज़ादी। फिर से आ रहा है एक बार 15 अगस्त, अन्य वर्षों की भांति इस बार भी 15 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को लहराया जाएगा। उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। लाल किले में 15 अगस्त को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है और लाल किला आम आदमी के लिए बंद कर दिया गया है 21 तारीख से, जो 15 तारीख तक बंद रहेगा। पहले हम आपको ये दो पंक्ति कहना चाहते हैं। लीके गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छोर तीनों चले, शायर सिंह सपूत। इसका अर्थ है, आप विद्वान श्रोता समझ गए होंगे, जान रहे होंगे, लेकिन हम उसे फिर से एक बार स्पष्ट कर देना चाहते हैं। लीक का मतलब होता है रास्ता, तो वाहन मतलब गाड़ियां हमेशा बनी हुई सड़कों के ऊपर ही चलती है। उसी प्रकार से जो कपूत होते हैं, जो नालायक होते हैं, वे अपने बाप दादाओं के धरोहर को, संपत्ति को बेच कर खाते हैं और उसी पैटर्न पर चलने का प्रयास करते हैं। उसमें अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, लेकिन तीन जो होते हैं वो अपना रास्ता स्वतः बनाते हैं। वे है शायर, वे है सिंह और वो है सपूत। ये तीनों अपना रास्ता खुद निर्माण करता है और वह आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देकर जाता है, एक मार्गदर्शन करके जाता है। इसीलिए यह पंक्ति लिखी गई, जो लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। हम आज ये पंक्ति इसलिए बार बार दोहरा रहे हैं क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से लगातार यह देख रहे हैं, और खास करके 2014 जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी आए हैं, बार बार कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा, बड़े बड़े पत्रकारों द्वारा, विभिन्न जगहों से इस तरीके की आवाज उठ रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अरे हम ये जानना चाहते हैं, जो लोकतंत्र कहाँ खतरे में है, किसके द्वारा खतरे में लाया जा रहा है, और वो खतरा क्या है? इससे आप राष्ट्र को क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं अवगत कराते कि आखिर लोकतंत्र खतरे में पड़ा है तो कहाँ खतरे में पड़ा है? क्या किसी न्याय के लिए भटकते हुए आदमी को समय पर न्याय मिल जाए तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा? क्या किसी आतंकवादी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा? क्या किसी असामाजिक तत्वों को कानून के शिकंजे में लाया जाए तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा? क्या भारत के संविधान की अवहेलना करने वालों को
संविधान के दायरे में लाने का प्रयास किया जाए तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र आखिर बार बार खतरे में क्यों पड़ रहा है और इन लोगों को कैसे इस बात का आभास हो रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। इस कोरोना काल में भी जब संपूर्ण विश्व और भारत इस कोरोना से परेशान है और हमारी देश की सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार लगातार पीड़ितों की रक्षा करने में लगी हुई है, रात दिन परिश्रम करके लोगों को बचाने का काम कर रही है, उस समय में भी बीच बीच में यह आवाज सुनाई पड़ने लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। यह लोकतंत्र ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चों के हाथ में दिया गया कोई खिलौना हो, जो दो बच्चे आपस में झगड़ेंगे और उस दो बच्चों की आपस की छीना झपटी में वो खिलौना जमीन पे गिर जाएगा और वह टूट जाएगा। अरे भाई, लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है जो खतरे में पड़ जाएगा। भारतीयों ने यह लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए 7.5 लाख वीर बलिदानियों ने बलिदान दिया है, तब जाकर यह लोकतंत्र भारत में स्थापित हुआ है। यह आसानी से नहीं मिला है जो खतरे में पड़ जाएगा। 2, 4, 10, 20, 100, 200, 1000, 2000 व्यक्ति के चीखने से लोकतंत्र खतरे में पड़ने वाला नहीं है। यह महान लोकतंत्र है और इस महान लोकतंत्र की प्रशंसा संपूर्ण विश्व के विभिन्न मंचों पर पहले भी किया जा चुका है और आगे भी होता रहेगा। भारत का एक एक व्यक्ति भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकता है, यह क्षमता रखता है, चाहे वो भारतीय नारी हो या भारतीय पुरुष हो। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पर किसे गर्व नहीं होगा? हम आपसे ही यह जानना चाहते हैं, हम आपसे ही यह पूछना चाहते हैं, क्या जिस हाथ को राष्ट्रीय ध्वज उठाने में शर्म महसूस हो, जिस घर को राष्ट्रीय ध्वज अपने छत के ऊपर लहराने में शर्म महसूस हो, क्या वह भारत माता का संतान हो सकता है? जम्मू और कश्मीर से अगर धारा 370 और 35A हटाया गया तो वहां कौन सा लोकतंत्र खतरे में पड़ गया? जब यह देश आजाद हुआ था 1947 में, तो जम्मू और कश्मीर भी भारत का ही हिस्सा था और वह आज भी है। फिर वहां से कश्मीरी पंडितों को भगा देना अगर वो लोकतंत्र है, तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं, इस प्रकार से देश के अन्य क्षेत्रों में जहां जो बहुसंख्यक है, अगर वे वहां से अल्पसंख्यकों को खदेड़ कर भगा दे तो आप क्या उसे लोकतंत्र कहेंगे? लोकतंत्र का अर्थ यह होता है जनता का शासन, और जनता के शासन में सभी को समान अधिकार प्रदान है। कुछ जगह पर गलतियां हुई है जिसे सुधारने की आवश्यकता है और इसके लिए भारत के राष्ट्रभक्त बुद्धिजीवी लगातार प्रयास कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण की बात हो या समानता के अधिकार की बात हो, क्या आप नहीं चाहेंगे कि भारत में प्रत्येक नागरिक को एक समान
अधिकार हो, सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, सभी गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज अपने हाथों में लेकर भारत माता की जयकार करें। देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रत्येक भारतवासी अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तैयार रहे। क्या आप ये नहीं चाहेंगे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे भी तो किसी के बेटे थे। जिन 7.5 लाख वीर बलिदानियों ने बलिदान दिया और भारत माता को आजाद कराया, और आज हम जिस आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, वे भी तो किसी के भाई थे, किसी के पुत्र थे, किसी के माथे की सुहाग थे। लेकिन उन लोगों ने हंसते हंसते भारत माता की आज़ादी के लिए और हम लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज क्षणिक स्वार्थ के कारण लोकतंत्र को खतरे में डालने की बात कही जाने लगती है। इस तरीके की बातें करना, इस तरीके की बातें कहना लोकतंत्र खतरे में है, यह न सिर्फ भारत को कमजोर करने का काम करता है, बल्कि उन वीर बलिदानियों के द्वारा राष्ट्र के निर्माण में देश की आज़ादी के लिए दिए गए कुर्बानी का भी एक प्रकार से अपमान है। हम आज यह बात आपसे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह सुन सुनकर मेरा मन अंदर से व्यथित हो उठा है। जब आज इस राष्ट्र को जरूरत है एकता की, अखंडता की, कोरोना से लड़कर विकास की गति को तेज करने की, गिरते आय के स्रोत को संभालने की, बढ़ती बेरोजगारी पर नियंत्रण करने की और बढ़ रहे महंगाई पर नियंत्रण की, तब हम एक दूसरे को सहयोग करने की जगह, इस देश को मजबूत करने की जगह आरोप प्रत्यारोप के खेल में उलझ रहे हैं और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का जो एक कुचक्र चल रहा है, वह देखकर मन व्यथित हो रहा है। जो यह आखिर इस राष्ट्र में क्या हो रहा है। मानसून सत्र में जिस प्रकार से शांतनु सेन सांसद टीएमसी द्वारा मंत्री के हाथ से पेपर छीनकर फाड़कर फेंक देना, वास्तव में यह लोकतंत्र का अपमान है। जिस प्रकार से एक पूरे सत्र के लिए शांतनु सेन को, जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, यह वास्तविक लोकतंत्र है और इसी को कहते हैं सच्ची आजादी। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है, उसे उसके कर्तव्य के बारे में भी बताता है, साथ ही उसका क्या अधिकार है यह भी समझाता है। आपको लोकतंत्र के बारे में बात करने से पहले भारत के संविधान को सही ढंग से पढ़ना होगा, समझना होगा कि भारत का संविधान आपको क्या क्या अधिकार दे रखा है, भारत का संविधान आपसे क्या क्या उम्मीद रखता है। जब तक आपको इन बातों का पूरा ज्ञान न हो जाए, तब तक
आप खामखा लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ये बीन बजाकर न सिर्फ लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं बल्कि भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने का आप काम कर रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, बहुत छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे देश की अन्य मुद्दे पर, साथ ही लोकतंत्र खतरे में कैसे है इस विषय पर। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद आपका फिर से नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे लोकतंत्र। बार बार लोकतंत्र खतरे में है की बात कहकर भारत की शक्ति को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है और भारत किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं हो सकता क्योंकि भारत की नींव इतनी मजबूत है। 7.5 लाख वीर बलिदानियों ने बलिदान देकर भारत को आजादी दिलाने का काम किया। आज भले आजादी के 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, लेकिन हमारा यह देश उन वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा नहीं दे पाया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और हमने कई अवसर पर और नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के माध्यम से, DID के माध्यम से और इंडिया दर्पण के माध्यम से, मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से, राष्ट्र सर्वप्रथम की ओर से जाग उठा है, भारत की ओर से विभिन्न मंचों से भारत की सरकार से यह मांग कर चुके हैं। जिन वीर बलिदानियों ने भारत माता को आजाद कराने के लिए, इस देश को फिरंगियों से आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उन लोगों को भारत सरकार शहीद का दर्जा प्रदान करे। तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और भारत की संसद से यह मांग करते हैं कि इसी सत्र में भारत के वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा प्रदान करने की घोषणा सर्वसम्मति से सभी सांसद, सभी राग द्वेष को भूलकर भारत माता के उन सच्चे सपूतों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को राष्ट्र पर समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया, उन्हें आप श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह एक बहुत बड़ा संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। जो हम लोगों ने जो ताकतें भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने का लगातार प्रयास कर रहा है, जो ड्रोन के माध्यम से भारत की सीमाओं के अंदर बारूद और हथियार डालकर आतंक फैलाने का कोशिश कर रहा है, जो ताकतें देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करने के लिए बार बार लोकतंत्र खतरे में है कि गुजाने के चक्रव्यूह में इस देश को उलझाने का प्रयास कर रहा है, उन सभी को एक बहुत बड़ा यह संदेश जाएगा, जो तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, भारत के सभी राजनीतिक दल के राजनेता राष्ट्रीय मुद्दे पर एक हैं और जब तक भारत माता के सभी सपूत
एक है, तुम्हारे मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। प्रत्येक हाथ में तिरंगा और प्रत्येक घर के ऊपर हो राष्ट्रीय ध्वज, ताकि संपूर्ण देश में एक ऐसा माहौल देशभक्ति का बने कि आने वाली पीढ़ी को भी लगे जो कि आजाद हिंदुस्तान में किस प्रकार से सभी भारतवासी सभी बातें को भूलकर, दुख सुख को भूलकर, जब राष्ट्रीयता की बात होती थी तो एक स्वर में जयकारा करते थे, भारत माता की गुणगान करते थे, अपने हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर निकलते थे। जिन घरों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज नहीं होता था उन घरों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज लगाते थे। सबसे पहले अपने घर लगाते थे, फिर अपने अड़ोसी पड़ोसी के घर राष्ट्रीय ध्वज को लहराकर राष्ट्रीय एकता का परिचय देते थे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम इन बातों का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि लगातार राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत के माध्यम से। हमने यह प्रयास किया है जो हर हाथ में तिरंगा, हर घर पे तिरंगा, गर्व से सब कहे भारत माता की जय। जिस दिन यह गूंज एक स्वर में भारत के कोने कोने से, सभी राज्यों से, सभी राज्यों के गांवों से, खेतों से, खलिहानों से गूंजेगा, उस दिन भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र कहलाएगा। और राष्ट्र सर्वप्रथम का जो सिद्धांत भारत विश्व को देना चाहता है, जो सभी विश्ववासी अपने अपने राष्ट्र को सर्वप्रथम माने और देश की एकता और अखंडता के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, इंसानियत के लिए काम करे, वह चरितार्थ हो उठेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज देश के वित्त मंत्री सीतारमण जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ईमानदार टैक्स पेयर के बारे में जो बातें कही है वह एक बहुत बड़ा संदेश है राष्ट्र के लिए। क्योंकि राष्ट्र सर्वप्रथम के इसी कार्यक्रम में हमने कानपुर के आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा जो काम किया गया था, जो बेहतरीन काम किया गया था, हमने उसकी प्रशंसा करते हुए ये बातें कही थी कि ईमानदार आयकर दाताओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अगर कोई आयकर दाता लगातार आयकर दे रहा था और इस बार अगर वो अपना आयकर देते समय में कम आयकर प्रदान कर पा रहा है तो आयकर अधिकारियों को, वित्त मंत्रालय को उससे यह पूछना चाहिए जो आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई है, ऐसी क्या समस्या आपके सामने है जो आपका व्यापार बाधित हुआ, जिससे सरकार को कम राजस्व की प्राप्ति हुई है। उन्हें सहयोग करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए और उन लोगों पर जो लोग आयकर की चोरी कर अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, एक नहीं कई कई वाहन खरीदते हैं, मोटी मोटी सोने की जंजीरें, बिस्किटें, ईंटें अपने घरों के अंदर एकत्र करते हैं, ऐसे आयकर चोरों के ऊपर आयकर विभाग को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि उनके द्वारा किए गए एकत्र काला धन और छुपा कर रखा गया वह धन न सिर्फ राष्ट्र के विकास में बाधक है बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वह नुकसानदायक है। तो ऐसे कालाबाजारियों को, काला धन एकत्र करने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाने की
जरूरत है और आयकर विभाग, ईडी एवं अन्य विभाग लगातार इस दिशा में सक्रिय है। यह एक शुभ संकेत है। इस कोरोना काल में व्यापारों की स्थिति काफी नाजुक है, इसीलिए जो अब तक आयकर देते रहे हैं, अगर वे कम भी दे रहे हैं तो आयकर विभाग को ऐसे लोगों को तंग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सहयोग प्रदान करना चाहिए। और देश के वित्त मंत्री सीतारमण जी ने ईमानदार टैक्स पेयरों के लिए जो बातें कही है, इसके लिए उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में, इसी क्रम में हम एक और चर्चा कर लेंगे जो कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जब कोई ईमानदार व्यक्ति, जब कोई समाज का कोई कानून प्रिय व्यक्ति किसी बात को प्रशासन के सामने और सरकार के सामने लेकर आता है तो कानून को उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, न कि उसे उल्टा ही परेशान करने का प्रयास करनी चाहिए। हम आज यह बात आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गृह मंत्रालय के एक गजेटेड अधिकारी ने मानव अधिकार आयोग को अपनी शिकायत भेजते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ, अवैध निर्माण के खिलाफ जो आवाज उठाया, इसके कारण उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया और उनके चरित्र पर दाग लगाने का प्रयास किया गया। मानवाधिकार आयोग ने गृह मंत्रालय के उस अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच करना शुरू कर दिया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यही विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक, आजादी के 75 वर्ष, वोकल फॉर लोकल समेत कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने देश भर के विभिन्न हिस्सों में अपनाई जा रही नई तकनीकों का भी जिक्र किया, साथ ही राष्ट्रगान को बढ़ावा दिए जाने के प्रयास पर भी चर्चा की। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 2 दिन पहले की कुछ अद्भुत तस्वीरें, कुछ यादगार पल अब भी मेरी आंखों के सामने हैं। इसलिए इस बार मन की बात की शुरुआत उन्हीं पलों से करते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलते देखकर मैं ही नहीं, पूरा देश रोमांचित हो उठा। पूरे देश ने जैसे एक होकर अपने इन योद्धाओं से कहा, विजय भव, विजय भव। आजादी के 75 साल मनाने के लिए 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। इसी दिन बापू की दांडी यात्रा को भी पुनर्जीवित किया गया था। तब से जम्मू कश्मीर से लेकर पुडुचेरी तक, गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक देश भर में अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन इस बार 15 अगस्त को होने जा रहा है। ये एक प्रयास है राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ। सांस्कृतिक मंत्रालय की कोशिश है कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है, राष्ट्रगान.in। इस वेबसाइट की मदद से आप राष्ट्रगान गाकर उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे, इस अभियान से जुड़ पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप इस अनोखी पहल से जरूर जुड़ेंगे। ये भावना है अपने स्वाधीनता सेनानियों के मार्ग पर चलना, उनके सपनों का देश बनाना। आपने देखा होगा, साल 2014 के बाद से ही
मन की बात में हम अक्सर खादी की बात करते हैं। ये आपका ही प्रयास है कि आज देश में खादी की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर से एक दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हो सकती है? लेकिन आपने ये भी कर दिखाया। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।